Hello everyone, how are you all beta? Welcome back. I am standing in front of it with physics and we are going through with Newton's laws of motion. ठीक है, तो आज हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो चीज़ पढ़नी थी, हमने पिछले लेक्चर में फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बस थोड़ा क्या पढ़ा था वहाँ से देखते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि क्या क्या अब तक देख चुके हैं। तो पहली चीज़ हमको जो देखनी है वो है व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फिर आएगा हमारे पास में लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर आएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये सारी चीज़ें हम वन बाई वन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा पहले आ जाएगा और ये चीज़ थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। तो देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ रखा था कि व्हाट इज़ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एनी बॉडी। दो बॉडीज़ के बीच के मोशन को जो चीज़ क्या करे, अपोज करे, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। जैसा यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है आपको, ये बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन, मतलब इसमें जो अप्लाइड फोर्स है, जैसा उसमें लिखा हुआ है एफ अप्लाइड, वो इस डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से लग रहा है। वही लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स और टेंड टू स्लाइड्स ऑन अ सरफेस विच इज रेस्टिंग और रिसाइटिंग फोर्स अपोजिंग द मोशन इज प्रोड्यूस्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये जो है, ये फोर्स कौन सा होता है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स हुआ ये, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन ये जो है, ये कांटेक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट पे लगता है। ठीक है भाई, यहाँ पर तो बॉडी सरफेस होती है, तो सरफेस ऑफ कॉन एंड दिस रिसाइटिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो क्या है, वो आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली जो हम लोग पढ़ेंगे अपने यहाँ पर, वो एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक डायनेमिक फ्रिक्शन, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक रोलिंग फ्रिक्शन। और वैसे अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में बहुत सारे टाइप्स हमारे पास में आ जाते हैं। जैसे देखें, बेसिकली अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन के टाइप्स की, तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक होती है ड्राई, एक होती है फ्लूइड, बेसिकली आपके यहाँ पर। अब ड्राई के अंदर भी 2 हिस्से आ जाते हैं, एक हो जाता है स्टैटिक और एक हो जाता है काइनेटिक, और कुछ कुछ बुक्स में इसको हम कह देते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। फ्लूइड में जो चीज़ आप पढ़ेंगे, वो पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। क्या पढ़ते हैं हम लोग, विस्कोसिटी। ठीक है भाई, तो वो जो चीज़ हम पढ़ेंगे फ्लूइड में, वो हमारे लिए कहलाएगी विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। अब यहाँ देखिए कि इसमें जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया, ये क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में सपोज करते हैं, समझते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, मान लीजिए आपके घर में एक अलमीरा है, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, पूरी भरी हुई है और उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या अलमीरा मूव कर रही है, ना, अलमीरा मूव नहीं कर रही है। तो वो एग्जाम्पल किसका हो गया, इसमें स्टैटिक का एग्जाम्पल हो गया, जहाँ बॉडी कैसी रहे, रेस्ट पे रहे। जैसा ये एग्जाम्पल है कि कोई बड़ा सा ब्लॉक है, बहुत बड़ा ये ब्लॉक है हमारे पास में कोई, ठीक है, और इस ब्लॉक का कोई मास m है। इस ब्लॉक का कोई मास कितना हमको दिया हुआ है, m मास दिया हुआ है। अब क्या हो रहा है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में खूब लार्ज अमाउंट में आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉडी नहीं मूव कर पा रही है। ठीक है, अपनी जगह पर बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पे है। बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पे है। तो इसमें ये कंडीशन हो रही है। इसको थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो क्या है, मान लीजिए ये कोई एक ब्लॉक था, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर आपने इधर F अप्लाइड लगा दिया, तो इस डायरेक्शन में इसमें क्या लगेगा, इसी डायरेक्शन में इसमें क्या लगेगा, F फ्रिक्शन लगेगा। अब होगा क्या, अगर इनिशियली आपका F अप्लाइड, अगर आपका F अप्लाइड कितना है, मान लीजिए 100 न्यूटन है, तो आपका F फ्रिक्शन ये भी कितना होगा, 100 न्यूटन ही होगा, क्योंकि बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पे है। बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पे है। अब क्या करा आपने इस फोर्स को बढ़ाया, आपने F अप्लाइड डैश लगा दिया, और ये मान लीजिए आपने 200 न्यूटन कर दिया, तो आपका जो F डैश हो जाएगा, फ्रिक्शन जो आपका हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो आंसर है, वो भी कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं F अप्लाइड को बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे
एफ फ्रिक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एफ अप्लाइड बढ़ाया तो एफ फ्रिक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो मतलब ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट अ कांस्टेंट फ्रिक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, इट इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एक वेरिएबल फ्रिक्शन है। ये कैसा होता है, ये एक वेरिएबल है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये अपने आप को, वेरिएबल मतलब क्या है, ये सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, रब कर रहा हूँ मैं इसको, तो देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में क्या कंडीशन है कि ये आ गई कंडीशन हमारे पास में, ये तो रेस्ट था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कंडीशन में क्या हो जाता है, बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। अब इसको देखिए क्या हुआ, वही पीछे वाला केस लेते हैं। कौन सा केस लेते हैं, पीछे वाला केस लेते हैं। मतलब वही ब्लॉक है, ठीक है भाई, जिसका मास कितना है, m है, और इसके ऊपर आपने एक F अप्लाइड लगाया और पीछे देखा कि जब तक ये फोर्स, मान लीजिए F अप्लाइड आपका 200 न्यूटन तक था। कितना तक था बेटा, 200 तक था। F अप्लाइड कितना है, 200 न्यूटन। बॉडी में F फ्रिक्शन भी कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, सेम आ रहा है। बट जैसे ही आपने F अप्लाइड को 201 न्यूटन करा, आपने देखा, आपने जैसे ही बॉडी को कितना कर दिया, 201 न्यूटन। में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो क्या हो गया, बॉडी क्या करना शुरू कर दी, स्लाइड करना शुरू कर दी। तो स्लाइड होना शुरू हो गई। इट मीन्स अब क्या हो गया, जो F फ्रिक्शन है वो लेस देन हो गया F अप्लाइड से। ठीक है, तो ये जो F200 है, इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम वैल्यू थी, अभी आगे आप देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बियॉन्ड विच द बॉडी जस्ट बिगिंस टू व्हाट, स्लाइड स्टार्ट्स। ठीक है, तो ऐसी रोलिंग, अगर कोई बॉडी रोल करती है, गोल गोल चलती है, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ध्यान रखना। तो एक चीज़ बड़ी अच्छी पता चली कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे हम उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। आगे देखते हैं, वही दिया हुआ है। तो नई चीज़ जो हम देख रहे हैं वो क्या अभी हम पढ़ रहे थे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हुआ, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप्ड एट द कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग। बिल्कुल जस्ट मूविंग पॉइंट पे हो, उसको हम ये कहते हैं। तो मैं थोड़ा साफ कर दूँ जिससे आप इसको पढ़ सकें, लिख सकें। ठीक है, तो क्या कंडीशन हुई, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये मेरे पास में एक बॉडी है, तो क्या हुआ बेटा, ये कोई एक बॉडी थी यहाँ पर रखी हुई, और इसका मास कितना था, m था, और इधर क्या लग रहा था, इसके ऊपर F अप्लाइड लग रहा था। तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। स्मॉल f से हम फ्रिक्शन बना रहे हैं जनरली। ठीक है, तो इधर क्या लग रहा है, इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर F फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, जनरली F S। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास जनरेट करी, बहुत ज़्यादा बार बार गड़बड़ हो रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा प्रॉपर लिखने के लिए बेटा। तो इस डायरेक्शन में इसमें F फ्रिक्शन लग रहा है। अब क्या हुआ, ये बॉडी जैसे ही मूवमेंट पे आई, कैसे आई, मूवमेंट मतलब मूव करने लगी, तो उस कंडीशन पे क्या हो गया, F अप्लाइड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया F फ्रिक्शन से। तो यहाँ पर आप पा सकते हैं कि क्या कंडीशन हो गई कि जहाँ तक ये रुका हुआ था, मतलब F अप्लाइड के खातिर बॉडी जहाँ तक कहाँ पर थी, रेस्ट पे थी, उस समय का जो F था, इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है,
आगे देखते हैं। अब इसका रिलेशन देखो ध्यान से, कैसे देख सकते हैं। अगर मैं इस बॉडी की ही बात करूं तो देखिए इस बॉडी में क्या हो रहा है, इस पूरे सिस्टम को आप देखिए तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ कोई एक ब्लॉक था इस तरीके से, तो किस चीज़ के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। अगर ये मान लीजिए 2 kg का ब्लॉक है और यहाँ पर कोई दूसरा ब्लॉक है, ये कितने का है, ये है मान लीजिए 50 kg का है, तो क्या पता चलेगा किस में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, एफ लिफ्ट ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, 2 kg वाले ब्लॉक को फोर्स लगाने के लिए कम फोर्स चाहिए और इसके लिए कम, तो मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पर जो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ पर क्या हो गया mg, तो यहाँ पर भी इसमें क्या हो गया mg और यहाँ पर क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन डैश, यहाँ पर हो गया m डैश। तो क्या कंक्लूज़न आपने पाया, आपने कंक्लूज़न ये पाया कि इस केस में जो f है वो मतलब f जो फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा फोर्स है f आपका, फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है एफ ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। और इस केस में अगर मैं एफ डैश की बात करूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एन डैश के। तो किस में एन डैश ज़्यादा है, एन डैश इसमें ज़्यादा, इसमें कम है। तो यहाँ से ये पाया गया कि एन डैश इज़ ग्रेटर देन व्हाट, एन। सो क्या हो गया कि एफ डैश इज़ ग्रेटर देन व्हाट, एफ। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इस सरफेस पे क्या कांटेक्ट है तो उसके, सॉरी नॉट एरिया ऑफ कांटेक्ट, ऑन द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगली नई चीज़ है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बट इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन से पहले अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर मैं कोई एक ग्राफ बनाऊं तो वो कैसा बनेगा वो देखते हैं ज़रा सा। तो मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूं और वो ग्राफ कैसा है कि मैंने ये एक साइड ले लिया और ये एक साइड ले लिया। इधर मैं एफ अप्लाइड ले रहा हूँ और इधर मैं क्या ले रहा हूँ, एफ फ्रिक्शन ले रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। आपने अभी तक क्या देखा, आपने देखा अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पे है, तो उस समय एफ अप्लाइड इज इक्वल टू हाउ मच, एफ ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन। फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आती है, फिर क्या आती है, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स आता है। स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। वहाँ पर बॉडी क्या करती है, जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, वहाँ पर बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग करनी होती है। उस समय जो आपका एफ अप्लाइड हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो ग्रेटर हो जाता है एफ ऑफ फ्रिक्शन से। लेकिन यहाँ पर क्या लग जाता है, लिमिटिंग लग जाती है केस। और फिर फाइनली क्या हो जाता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। फिर कौन सा फ्रिक्शन आ जाता है, काइनेटिक आ जाता है, जिस समय आपका एफ अप्लाइड अभी भी क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एफ से, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स डेवलप। लेकिन ये क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। 3 प्रकार के फ्रिक्शन, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो इसमें मैक्सिमम जो होता है वो कौन सा होता है, वो आंसर आया लिमिटिंग होता है। तो कैसे होगा, शुरू में आप फोर्स बढ़ा रहे हैं और ये भी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ग्राफ कैसा रहेगा, सीधा सीधा सीधा। उसके बाद में ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर ये ऐसे होता है, फिर ऐसे बन जाता है। ये जो कंडीशन है ओ, ये कोई पॉइंट हो गया ए, ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिक को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैटिक को। ये कोई पॉइंट आपके पास में आया, मैक्सिमम वाला पॉइंट आ गया, मान लीजिए ये कोई पॉइंट बी, ये किसको डिनोट कर रहा है, लिमिटिंग को, लिमिटिंग फ्रिक्शन को। और ये जो है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक वाला जो स्टेज आ रहा है, ये किसको बता रहा है, ये काइनेटिक को, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये ग्राफ आता है, इसको ध्यान देखिए। स्टैटिक में क्या हो रहा है, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही स्टैटिक फोर्स है, जितना ही अप्लाइड फोर्स आप लगा रहे हैं उतना ही आपका स्टैटिक फोर्स है, मतलब दोनों डायरेक्टली पोर्शन है। लिमिटिंग एक मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद में फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया फोर्स, जिससे ये चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो अगली चीज़ आती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स एफ।
रिजल्टेंट फोर्स किसका, जो ये फोर्स लगा और उसके बीच में, तो ये जो लग रहा है इसके बीच में, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हमने यही क्यों लिया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि आपने यही क्यों एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया। तो समझिए, इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ डायग्राम। इसका मास m है, नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। ठीक है भाई, मैं इसको डायग्राम को यहाँ देख लीजिएगा, आप अलग टाइप से बना रहा हूँ। इधर इस पे क्या लगेगा, f ऑफ वॉट, लिमिटिंग, मूव नहीं, जस्ट मूव करना शुरू हुआ। इधर क्या है, f अप्लाइड है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं पर Fr आएगा मान लीजिए। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे देखिए, ये ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है, हम कोई वाइट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे देखिए तो क्या हो रहा है, ये इस तरीके से देखिए। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ठीक है भाई, और ये डिस्टेंस तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूं तो ये क्या हो गया, ये FL हो गया। ठीक है, और ये आपके पास में क्या हो गया, R टाइप की चीज़ हो गई, R मान लीजिए आप, और ये तो आपके पास में N ही है। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा निकालूँ, क्या निकालूँ, tan थीटा, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, वो मेरे पास में निकल के आ जाएगा FL, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। और आप पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये किसके बराबर होता है, ये म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट, एन। व्हाट इज म्यू, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर लिमिटिंग है तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, म्यू एल लगा दिया। तो यहाँ से मेरे पास में tan थीटा कितना निकल के आ गया, म्यू टाइम्स ऑफ एल इंटू एन अपॉन व्हाट, एन। ये दोनों कैंसिल हो गए तो मेरे पास में tan थीटा कितना निकल के आ गया, ये आ गया म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं थीटा लिख सकता हूँ tan इनवर्स, यहाँ से मैं थीटा कितना लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल टू, या हाँ, यहाँ से मैं थीटा कितना लिख सकता हूँ, तो यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ म्यू ऑफ व्हाट, एल। तो ये पाएगा। अब सवाल मैंने ये पूछा था कि इसको क्यों मांगा, इसको क्यों नहीं माना। तो देखिए, अगर हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन की। तो अगर मैं इस वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो क्या ये वाला एंगल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ की जगह पर यहाँ पर लेता हूँ और ये अपनी जगह पर यहीं रहता है, तो देखिए अब एंगल कितना आ गया है, ये आ गया। तो मतलब फ्रिक्शन को बढ़ाने से, फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने से एंगल बढ़ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये वाला घट रहा है, बढ़ रहा है ना, समझ में आई बात, इसलिए ऐसा हमने करा है, समझ में आया। तो ये था हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, चाहे आप ये याद रखिए या फिर ये, मतलब tan थीटा डायरेक्टली पोर्शन किसके होता है, इसके। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब जस्ट बिगिन करती तब होता है ये। आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने अभी आपको बता दिया कि जो आपका F है, जो आपका फोर्स है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, N के। इस प्रोपोर्शनलिटी का अभी बताया, यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर मास M है तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, नीचे क्या लगेगा, mg। ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ज़्यादा होता है, और ये म्यू टाइम्स किसके, जो फोर्स आया ये क्या हो गया, ये म्यू टाइम्स ऑफ क्या हो गया, N। इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज नोन एज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और म्यू इज इक्वल टू हाउ मच, F अपॉन N, हैव नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों, न्यूटन कैंसिल हो गया, नो डायमेंशंस। ठीक है, तो ये कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे बाद में अगली चीज़ हमारे पास में जो है वो क्या है, कुछ लॉज ऑफ फ्रिक्शन है। तो लॉ ऑफ व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब रुके हुए। इसमें सिंपल सी बात है कि जितना अप्लाइड फोर्स होगा, ये P क्या है, P मीन्स व्हाट, अप्लाइड फोर्स, और ये क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ये कौन सा है, फ्रिक्शन है। दोनों कैसे होंगे, बराबर। दोनों का जो रेशियो निकल के आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये कितना आएगा, म्यू निकल के आ जाएगा। और ये किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, डिपेंड्स किसके ऊपर करते हैं, रफनेस और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये कुछ लॉज हैं। इसके बाद में आता है एंगल ऑफ रिपोज। जो आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला है उसी का अगला रूप क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। ये वो देखिए क्या है एंगल ऑफ रिपोज। सपोज करिए ये कोई सरफेस है और इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। अब ये तो नहीं रुकेगा, इसके ऊपर मान लीजिए इस बॉडी के इसके ऊपर रख दिया।
और अभी इस तरीके सिस्टम है। अब मैं इसको उठा रहा हूँ, ये यहाँ मूव करना शुरू करा, तो इस चीज़ को यहाँ से देखिएगा ध्यान से। अभी रुका हुआ है, अब इसको उठा रहा हूँ, नहीं चल रहा है, ये देखिए चल गया। तो ये जो एंगल बना है जहाँ पर ये जस्ट मूव करना शुरू करा, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, जहाँ से बॉडी जस्ट क्या हो गई? गिरना शुरू कर गई। तो दैट इज़ नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ रिपोज। तो ये बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड, तो इस एंगल को हमने क्या कहा है? एंगल ऑफ रिपोज कहा है। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो देखिए ये FBD बनी हुई है, FBD आपको आती है, मैं दोबारा बना देता हूँ आपके लिए। तो ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन था, मान लीजिए इस तरीके से, और ये बॉडी इस तरीके से रखी हुई थी जिसका मास कितना है? m। तो देखिए नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन n। तो इस डायरेक्शन में क्या लगता है? आप पढ़ चुके हैं mg साइन थीटा या फाई। यहाँ पर एंगल कितना लिया गया है? फाई, तो इसको मान लीजिए फाई। तो ये भी कितना हो गया? फाई। और इस डायरेक्शन में ये एंगल कितना था? फाई, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये mg कॉस फाई। लेकिन ये बॉडी रुकी हुई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? म्यू एफ ऑफ वॉट? एल। एफ ऑफ वॉट? एल। तो अब ये बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड हो रही है। अगर ये बॉडी जस्ट बिगन टू स्लाइड, तो इसमें क्या हो गया? सबसे पहली चीज़ n किसके बराबर हो गया? आंसर आया mg cos फाई के बराबर आ गया। दूसरी चीज़, ये बॉडी रुकी हुई है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी कि fl किसके बराबर हो जाएगा? इसमें mg साइन फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों का रेशियो ले लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, अगर मैं इसको देखूँ, पीछे स्लाइड में आपने क्या रेशियो लिया था? तो पीछे की स्लाइड में आपने जो रेशियो लिया था वो f/n लिया था। तो इसमें भी हम क्या बनाएंगे? f/n। तो यहाँ पर मैंने FL/n लिया, ये कितना आ गया? mg साइन फाई अपॉन mg कॉस फाई। देखिए mg से mg कैंसिल, और ये f/l किसके बराबर निकल के आ गया? इसको सॉल्व करा आपने, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में आ गया कि भाई F/L मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? tan फाई। एंड इन फैक्ट व्हाट इज दिस? दिस इज म्यू इनटू F। क्या होता है भाई? F होता है म्यू टाइम्स ऑफ व्हाट? n। तो यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया म्यू टाइम्स ऑफ n अपॉन n इनटू व्हाट? tan फाई। सब कुछ कैंसिल। तो यहाँ से भी आपने यही पाया। आपने यहाँ से क्या रिजल्ट पाया कि यहाँ से जो एंगल ऑफ रिपोज आया वो भी किसके बराबर है? वो भी किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। और पीछे क्या पाया था? वहाँ पर क्या पाया था आपने कि फाई जो पाया था वो भी कितना पाया था? इतना। तो आपने क्या रिजल्ट पाया? हमने एक रिजल्ट पाया। रब कर दूँ इसको, मैं एक बार रब कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो हमने एक कंक्लूजन निकाला या रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट ये निकाला कि रिजल्ट हमने ये निकाला है कि रिजल्ट ये निकाला गया कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। और दो के दोनों किसके बराबर पाए जाते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दो के दोनों किसके बराबर पाए जाते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर पाए जाते हैं। तो हमने पीछे एक लॉ पढ़े थे स्टैटिक के, अब हम कुछ लॉ पढ़ रहे हैं डायनामिक, मतलब जब बॉडी मूव करे तब के। तो उस समय क्या कंडीशन होगी? द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड बॉडी। मतलब अगर क्या कंडीशन हुई? अब क्या कंडीशन हो गई बेटा? अब ये हो गया कि अगर ये बॉडी है और इस पर आप अगर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? F अप्लाइड, तो इधर क्या लगेगा? F ऑफ व्हाट? फ्रिक्शन। लिमिटिंग और काइनेटिक कुछ भी कहिए, इधर क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। ठीक है। दूसरा, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट। ये कितना लिया जाता है? म्यू के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन ही लेंगे, स्टैटिक नहीं लेंगे यहाँ पर आप कभी पर भी। दूसरा, फॉर मॉडरेट स्पीड द फ्रिक्शनल फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मॉडरेट स्पीड के लिए फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट, बट इट डिक्रीजेस स्लाइटली विद द इंक्रीज इन स्पीड। स्पीड बढ़ाने पे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो समझ में आ गया? तो ये हमने इतना देखा। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा, तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमको कि
पुल ऑफ 50 न्यूटन इंक्लाइंड एट अ 30 डिग्री, मतलब एक कोई ब्लॉक है, ये क्या है, कोई एक ब्लॉक दिख रहा है आपको, इस ब्लॉक पे एक ये 30 डिग्री के इंक्लाइन पे एक फोर्स लगता है, ये क्या है, ये एफ अप्लाइड है, पुल मतलब एफ अप्लाइड है, कितने डिग्री एंगल लग रहा है, 30 डिग्री पे लग रहा है, 30 डिग्री, ठीक है भाई, आगे बात समझ में आपको, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, तो ये कितना है, 30 डिग्री पे है ब्लॉक हॉरिजॉन्टल टेबल पे। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस मच देन फाइंड द वेट ऑफ द ब्लॉक, मतलब आपको W क्या फाइंड आउट करना है, इसका mg फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है F अप्लाइड, हमको क्या दिया हुआ भाई इसमें, हमको इस क्वेश्चन में F अप्लाइड दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ हमको 50 न्यूटन, और हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है इसमें 0.2, यूनिट नहीं होती इसकी, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमको W फाइंड आउट करना है, और W इनफैक्ट क्या होता है mg। तो हम देखिए क्या रिजॉल्व करेंगे, हम इस p को एक इस कंपोनेंट में और एक इस कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अब देखिए ज़रा रिजॉल्व कर लेते हैं, तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, पहले इसको पीछे वाला हम पूरा रब कर देते हैं। तो देखिए जब मैं रिजॉल्व करूँगा इस p को, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा p टाइम्स ऑफ व्हाट, ऑफ cos 30 डिग्री, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, p टाइम्स ऑफ व्हाट, sin 30। तो अब देखिए इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इधर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो ये चीज़ इसके बराबर और ये चीज़ इसके बराबर, क्वेश्चन सॉल्व। तो आगे देखते हैं, हमने स्लाइड में कर रखा है, तो वही कर रखा है हमने पैरेलल वाला, तो ये क्या कर रखा है हमने सिंपल सा सोल्यूशन क्या कर रखा है, फिर देखिएगा ये चीज़ किसके बराबर हो गई, इसके बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, देख लीजिए, तो वही नेक्स्ट स्लाइड में है। तो f इज इक्वल टू हाउ मच, 50 sin 30 डिग्री, देखिए f ये देखिए ध्यान से, f इज इक्वल टू हाउ मच, 50 दिस, f इज इक्वल टू हाउ मच, 50 cos, तो वही लिखा मैंने यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ मैं, तो मैं पहला कंपोनेंट लिख रहा हूँ f इज इक्वल टू हाउ मच, 50 ऑफ हाउ मच, cos 30 डिग्री, वैल्यू लगाइए, सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। तो f यहाँ से कितना निकल के आ गया, 43.3 न्यूटन, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा सॉल्व। दूसरा कंपोनेंट हमको ये दिया हुआ है, अब ये कैसे आया, ये भी देख लीजिए बेटा, ये कंपोनेंट कैसे आया, इन दोनों का सम, इन दोनों चीज़ों का, दोनों ही चीज़ों का सम, इन दोनों चीज़ों का, इधर जो मेरा कंपोनेंट क्या था, ये था p ऑफ व्हाट, sin 30, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, वही हमने कर दिया, दोनों कंपोनेंट का सम इन दोनों के बराबर कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमने वैल्यूज़ लगा दी, और ये हमारे पास में क्या हो गया, सॉल्व होकर आ गया। तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है भाई, समझ में आया क्या, तो हमने इसको देखा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। अब एक ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें दिया हुआ है अ मास ऑफ व्हाट, 4 kg, इसका मास कितना दे रखा है आपको, 4 kg मास दिया हुआ है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द एंगल इज व्हाट, हाउ मच डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है, हमको दिया हुआ है। द मास इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड, मतलब कहाँ चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है, क्या लगेगा इसमें, mg sin थीटा, इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n, इस नॉर्मल रिएक्शन के यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, mg cos थीटा, और यहाँ पर क्या लगेगा, f ऑफ व्हाट, लिमिटिंग, कर सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, म्यू क्या करना है इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट कर दीजिए, इन दोनों को इक्वेट करिए और सॉल्व करिए, ठीक है बेटा, ट्राई करिएगा, मुझे आंसर इसका चाहिए, आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।